कोई मुझसे पूछे कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है, उसका रीजन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का होना। कैनिजारो के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसके आरडीएस में किसका ट्रांसफर होना चाहिए, H- का। एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है बेटा, जब अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा H प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH या एक्वस K2CO3 के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। क्लीवेंशन रिडक्शन किस पे अप्लाई होता है, एल्डिहाइड कीटोन। मैं तो वहां रिएक्शन ही गलत अप्लाई कर रहा हूं, क्यों बेटा। रैपिड रिवीजन के अंदर नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है ना, और पहला क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है ना, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, क्यों। आइए, पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करानी है बेटा NaHCO3 के साथ, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे Y नाम का प्रोडक्ट बनेगा और जो कि गैस है, ठीक है। ऐसे ही उसने बोला कि एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया, उसकी रिएक्शन भी NaCO3 के साथ करा रखी है और एक प्रोडक्ट बनेगा, वो भी गैस फॉर्म में आएगा। पूछना क्या चाहता है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने यहाँ कार्बन पे मेंशन कर रखा है 14 यानी कि जो आपका गैसियस प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर जो आपका प्रोडक्ट है, अच्छा CO2 ही आएगा प्रोडक्ट, ये भी तय है, ऑप्शन देख लीजिए आप। यानी कि वो ये पूछना चाहता है कि जब CO2 बाहर निकलेगी इन दोनों की रिएक्शन कराने पे, तो ये वाला कार्बन बाहर जाएगा कि ये वाला कार्बन बाहर जाएगा, CO2 इसमें से बाहर जाएगी कि इसमें से बाहर जाएगी, ऐसे ही CO2 इसमें से बाहर होगी कि यहां से बाहर होगी, वो ये पूछना चाहता है। ये तो पता ही ऑप्शन में CO2 दे रखे हैं, तो ये पूछना चाहता है कि कौन सी CO2 रिलीज की जाए। अरे बोलो, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये एसिड है और NaCO3 किसका काम करेगा, बेस, एसिड बेस रिएक्शन, बोलो ना, एसिड बेस रिएक्शन, आगे बोलो यस सर, नहीं आगे, एसिड बेस रिएक्शन, सेंटेंस पूरा करना है। एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू, हाँ, स्ट्रॉन्गर टू वीक एसिड बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में चेंज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करने के बाद वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन तभी प्रोसीड होगी जब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रही है। चेक करके देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड, ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड NaCO3 के साथ क्या मेंशन कर रखा है वो लिख देते हैं हम। 14 लिख रखा है, हमने भी 14 लिख दिया। 14 ही क्यों लिखा उसने, वो तो कल 12 लिख देगा, वो तो कल यहाँ पे स्टार लगा देगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्यों भाई। ये एसिड का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बेस, तो बेस आएगा इसके H+ को ले जाएगा, क्यों। Na+, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है और ये बन जाएगा H2CO3। डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2CO3 इसके कंपैरेटिवली वीक एसिड है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा रही है, ये कंफर्म हो गया है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी और H2CO3 फर्दर डिसोसिएट होगा H2O प्लस CO2, तो हमारे पास ये वाली गैस आएगी CO2। कोई 14 लिखा हुआ नहीं आएगा, ये जो 14 लिखा हुआ था वो यहाँ पे रह जाएगा, क्यों। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, Me≡C≡OH, यहाँ पे क्या लिख रखा है, कुछ नहीं लिखा उसने, NaHCO3 इसके साथ रिएक्शन करानी और यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, 14। अरे बोलो, SCO3 माइनस किसको ले जाएगा बेटा, H+ को, ये उसका H+ ले लेगा, ये बन जाएगा MeCOONA प्लस H2CO3। यहाँ पर बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगी आराम से। अरे बोलो, SCO3 माइनस यहाँ 14 लिखा हुआ था, SCO3 माइनस ने इसका H+ लिया
यानी कि 14 यहां पर है। अरे बोलो। और ये फर्दर डिसोसिएट होगा H2O प्लस CO2 में, तो 14 यहां आ जाएगा। अरे बोलो, आंसर कॉल करो। ऊपर वाले में CO2 गैस रिलीज होगी, नीचे वाले में CO2 विद 14। थर्ड ऑप्शन। क्यों भाई? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो पहले ये चेक कर लें कि नॉट करेक्ट है। आइए, मेथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की लाइन है, मेथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर, करेक्ट स्टेटमेंट, नोट्स में भी लिखा हुआ है। अगर हम, लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, केवल मेथेनॉल को छोड़ दें, मेथेनॉल ही एक ऐसा एल्डिहाइड कीटोन, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन हमारे पास हैं उसमें मेथेनॉल ही एक ऐसा है जो गैसियस है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, एक ही मात्र केस है गैसियस का। सेकंड पॉइंट, the boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon and ether of comparable molecular mass। वो कह रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट सेम मास वाले, लगभग लगभग सेम मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही तो कह रहा है वो। अरे बोलो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? पहला कॉन्सेप्ट तो ये बनेगा हमारा कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा आप देखेंगे ईएन डिफरेंस से यहाँ पे एक डायपोल बनेगा, ये एक डायपोल, ये एक डायपोल, इनके बीच में क्या हो जाएगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कोई मुझसे पूछे कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है, उसका रीजन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का होना। अरे बोलो, कोई मुझे पूछे कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में से किसको प्रेफर करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? नेक्स्ट, तीसरा स्टेटमेंट, फेलिंग सॉल्यूशन इज ए गुड रिएजेंट टू डिटेक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये हमें सीधा सीधा इनकरेक्ट नजर आता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बताइए जरा। अगर आपके पास बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड है और उसमें आप फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस बी मिलाते हैं, पढ़ा रखा है आपको, तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अरे बोलो, फेलिंग सॉल्यूशन एक वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड लेता हूं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन मिलाता हूं तो उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तो ये तो गलत बोल रहा है। फेलिंग सॉल्यूशन इज ए गुड रीजन टू डिटेक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ तो फेलिंग सॉल्यूशन को टेस्ट देता ही नहीं है। हाँ, अगर ये लाइन ऐसे दे देता, फेलिंग सॉल्यूशन इज ए गुड reagent to differentiate aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde, तो आंसर यस आ जाता, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड तो फिलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता है जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता। तो लाइन का खेल है कि सेंटेंस कैसे पूछा गया है। सेंटेंस ये होता कि फिलिंग सॉल्यूशन इज ए गुड रिएजेंट टू डिफरेंशिएट एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन तुम पूछ रहे हो फिलिंग सॉल्यूशन इज गुड रिएजेंट टू डिटेक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो आप डिटेक्ट कैसे करेंगे उसको? क्लियर है बात? अगला पॉइंट, इनकरेक्टली तो पूछा था, आंसर तो आ चुका। चलो फिर अगला भी पढ़ लो। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन रिएक्ट विद 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन। क्या ये बात सही है? हाँ, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ? NH2NH2, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेजीन। NH2NH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रेजीन। H हटा के एक फिनाइल लगा दे तो फिनाइल हाइड्रेजीन, और 2 पर NO2 है और 4 पे NO2,
1 2 3 4 2 और 4 पे NO2, दैट इज कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसको प्यार से लोग ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। अरे बोलो। वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे और एक प्रोडक्ट बन जाता था C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग NO2 NO2। अरे बोलो, कैसा कलर आता था इसका? रेड ऑरेंज कलर होता था। अरे बोलो। क्या इसका कोई यूज था? यस। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के बिहाफ पर उसकी हेल्प से आप एल्डिहाइड कीटोन को पता कर सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट है ये, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अगर एल्डिहाइड कीटोन में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन मिलाया जाएगा तो रेड ऑरेंज कलर मिलेगा आपको। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अरे बोलो। इनकरेक्ट पूछा गया था हमसे, थर्ड आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन कई चीजें सिखा देगा हमको। चले भाई, तीसरा क्वेश्चन। What will be the order of rate of soda lime decarboxylation of following compound? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट बताओ। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी फॉर सोडा लाइम decarboxylation directly proportional to stability of intermediate कार्ब एनायन। अरे बोलो। तो कार्बन आयन बनाइए, CO2 को हटाएंगे, CO2 को हटाएंगे, कार्बन आयन फॉर्म करेंगे। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए रिएक्टिविटी चेक करने जा रहे हैं, तो CO2 को रिमूव करके पहले कार्बन आयन बना लीजिएगा और बताइएगा कि कार्बन आयन किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा। NO2 का -M-I, मेटा पोजीशन पे ओनली -I काम करेगा, पैरा पोजीशन पे +H+I, यहां पर ओनली +I। अरे बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैसे डिफाइन होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, अगर बेंजीन रिंग के बाहर कार्बन आयन बना रखा है, बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर कार्बन आयन बना रखा है और उनकी स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर कराई जाती है, तो जीओसी में कराया था बेटा -M-H-I सैंपल +I+H+M। अरे बोलो, वो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें -M लग रहा होगा। कौन? फर्स्ट, फर्स्ट आ जाएगा। फिर -H किसी में नहीं है, फिर -I किस में बेटा? सेकंड। फिर सैंपल कोई नहीं है, +I किसी में है? सैंपल का मतलब क्या होता है? ऐसा जिसमें कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं हो। +I किसी में है? फोर्थ में। फिर +H थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अरे बोलो सर, ये तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी आया ना, तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। खींच के मारूंगा, ढंग से सोचा कर। रिएक्टिविटी किसकी पूछी है तेरे से? कार्बोक्सिलिक एसिड की। और हमने स्टेबिलिटी किसकी देखी है? इंटरमीडिएट की देखी है, न कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी देखी है। अरे बोलो, रिएक्टिविटी फॉर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन आयन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश करके देखो। कोई है जो बोर्ड पे आकर के कर देगा? है क्या कोई? मुझे पता था, और तुमको स्क्रिप्ट दे देते ना पहले से कि लो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा ना, हम घर से प्रैक्टिस करके आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और आके एक्सप्लेन कर देते हैं ना।
कोई बात नहीं, करो सर, कर दो, करना तो आपको ही है, समय खराब करने से कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं? क्या ये बात सत्य है? हाँ, सच तो यही है। हमारा तो सर जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई, एक मिथाइल, बोलो, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करानी है, सोच के देखो क्या रिएक्शन हो सकती है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये बोला मैं बेस भी हो सकता हूं, मैं न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता हूं, अरे बोलो, है कि नहीं? अगर तुम्हारे पास कोई एसिडिक एच है तो मैं बेस का काम करने को तैयार हूं, या फिर तुम्हारे किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं न्यूक्लियोफाइल का काम कर लेता हूं, अरे बोलो। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है कि इसको बेस का काम दिया जाए कि न्यूक्लियोफाइल का काम दिया जाए। तो इसके पास एसिडिक एच नहीं है, तो इसके पास बेस का कोई ऑप्शन नहीं है, इसको अब न्यूक्लियोफाइल का ही काम करना होगा। न्यूक्लियोफाइल का काम करने के लिए किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्या वो अवेलेबल हो जाएगा? यस, एन डिफरेंस से नेगेटिव पॉजिटिव, एन डिफरेंस से नेगेटिव पॉजिटिव, कार्बन पे आराम से पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, चाहे तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। अब दुविधा ये है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाए कि ऊपर वाले पे जाए। जिस कार्बन पे जाएगा उस कार्बन पे जाना पसंद करेगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, स्वाभाविक बात है, अरे बोलो। एन डिफरेंस से यहां पे मैं नेगेटिव पॉजिटिव बना तो दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दुविधा इतनी सी है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाएगा कि इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जरा बताइए, मिथाइल का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस एच प्लस आई, अरे बोलो। मिथाइल इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, क्यों? ओ माय गॉड, कौन सी पोजीशन पे है? पैरा, भयानक मात्रा में गलती, आधा किलो गलती हो गई। कौन सी पोजीशन पे है? पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, और ये उसके रिस्पेक्ट में मेटा। तो ये भाई साहब कहेगा मैं इधर तो ओनली प्लस आई लगाऊंगा और मैं इधर प्लस एच लगा दूंगा, प्लस आई तो लगाएगा ही लगाएगा, प्लस एच भी लगा देगा, प्लस एच भी लगाएगा और प्लस आई भी लगाएगा, यहां ओनली कौन सा लगाएगा? प्लस आई। तो प्लस एच वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कि प्लस आई वाला? प्लस एच, प्लस एच प्लस आई दोनों इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। तो ये कहेगा मैं यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजूंगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजोगे यहां पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम हो जाएगा, अरे बोलो। और यहां पे प्लस एच तो लगाएगा नहीं, ओनली क्या लगाएगा? प्लस आई। तो बताइए कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां मिलेगा? नीचे वाले। अरे भाई ये उसके ऊपर प्लस एच लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, नेगेटिव भेजेगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव कम हो जाएगा ना। तो बताइए NH3 को एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर देना चाहिए, अरे बोलो। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पे भाई साहब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। यही इस क्वेश्चन की बस खूबसूरती थी। सर कौन सी क्रीम लगाई थी इसने, ये बताओ आप तो, बाकी सब तो ठीक है, अभी खरीद के लेके आऊंगी। बताइए, मोरियन पे पॉजिटिव, अनस्टेबल, कौन बाहर हो जाएगा? H प्लस। क्यों? मैंने सुना भी और कई दफा देखा भी, अगर किसी रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O ब्रेक हो जाता है तो वो वापस से बनने की कोशिश करता है, शर्त है वहां पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए, नेगेटिव वापिस आएगा, डबल वैलेंसी 5, लिविंग ग्रुप बाहर। रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O ब्रेक हो जाता है तो वापस से रिफॉर्म करने की कोशिश करता है,
कंडीशन है वहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों भाई? यहां से H+ हटेगा और वो H+ फ्री होगा जो हम किसको दे देंगे? अरे मोरियन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, H+ को हटा दोगे, वो H इसको दे देना ना, COOH। ये मेरा आ गया ए। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये बनेगा। यही पूछा है मेरे से। अरे बोलो, ए को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो सही कह रहा हूं, वो ए को हीट करोगे तो यही बनेगा। अगर इसको हीट करूंगा तो इसमें से H2O बाहर कर दूंगा, OH और एक H, तो हीट करने पे वो बन जाएगा। बट मेरे से प्रोडक्ट तो पूछा ही नहीं गया, प्रोडक्ट तो उसने ऑलरेडी दे रखा है। क्यों भाई? मेरे से तो क्या पूछा है उसने? ए। बताइए, ए मैच करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। Me और CONH2 मिला के देखना जरा। Me और CONH2 1-3 पोजीशन पे है क्या? 1-3 पे, हाँ। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, पक्का ना? टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है मॉलिक्यूल के, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या आप कर लेंगे? यानी कि मेरे को एक बात समझ में आई, अगर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए एक से ज्यादा साइट अवेलेबल होंगी तो मेरा न्यूक्लियोफाइल किस साइट पर अटैक करेगा? जिस साइट पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अवेलेबल होगा। क्यों भाई? आइए, एक एल्डिहाइड आपको दे रखा है, कीटोन दे रखा है, और इनके पास वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, और बेटा वहां पर अल्फा H एब्सेंट है। याद करो एक फेमस रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती थी बेटा? कैनिजारो रिएक्शन कंडीशन क्या थी? कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन होती थी अल्फा H एब्सेंट, या ऐसे लिख दूं कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा H, कंपाउंड विदाउट अल्फा H। अरे बोलो, साथ में क्या देता है वो? कंसंट्रेटेड बेस। अगर आपके पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा H नहीं है और क्या दे रखा है? कंसंट्रेटेड बेस, तो आप उस पर कौन सी रिएक्शन अप्लाई करेंगे? कैनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन तो हम 1 सेकंड में सोल्व करेंगे, बस हमें पहले ये पता चलना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी लगानी है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, पास वाला कार्बन अल्फा है बट वहां अल्फा H एब्सेंट है, तो और सामने स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, कंसंट्रेटेड बेस दे रखा है, तो क्लियर विजन है कि कैनिजारो रिएक्शन लगानी है। अरे बोलो, कॉन्सेप्ट वाली बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या थी? दोबारा बोलो। अल्फा H नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा H, साथ में क्या होगा बेटा? कंसंट्रेटेड बेस होगा। अगला पॉइंट नंबर 2, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं फटाफट। मैंने ये एक बेंजल्डिहाइड लिया, इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, जरा ये रहा ना H4N, अरे ये फिनाइल है ना? ठीक है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई जा रही है, कंसंट्रेटेड NaOH दे रखा था। अरे बोलो, तो ध्यान से देखिएगा कि कैनिजारो रिएक्शन कैसे होती है। पाई को ब्रेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पे OH- अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल।
अल्फाइस तो है नहीं उसके पास। सेकंड स्टेप, एक एनायन बना, इसको मैंने मान लीजिए एनायन फर्स्ट का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करा रहा हूं, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन, तो दो मॉलिक्यूल होंगे मेरे पास। अरे बोलो, तो सेकंड मॉलिक्यूल पे क्या होगा, ये नेगेटिव यहां से यहां शिफ्ट होगा, डबल वैलेंसी 5 होगी और हाइड्राइड आयन दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर हो जाता है। यही इसका क्या है, आरडीएस है। इसके आरडीएस में क्या हो रहा है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर, नेगेटिव वापिस आएगा, डबल वैलेंसी 5, यहां से H माइनस को दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर करेंगे। अरे बोलो, नेगेटिव वापिस आएगा, डबल होते वैलेंसी 5, H माइनस को सेकंड मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर कर दिया। ये क्या बना, एसिड, ये क्या बना, बेस। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एसिड बेस रिएक्शन। ये अपना H प्लस आयन उसको दे देगा, O माइनस, और H प्लस लेने के बाद वो PH CH2OH, ये अपना H प्लस आयन उसको दे देगा। इसके साथ चार्ज को बैलेंस करने के लिए NaOH का Na प्लस लाएंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो बताइए, एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, और एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का रिडक्शन हुआ। एक मॉलिक्यूल ये वाला, फर्स्ट वाले पे निगाह रखना, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे निगाह रखो, फर्स्ट वाले पे निगाह रखो, ये फर्स्ट वाला ही है। अरे बोलो, फर्स्ट वाला ही है। फर्स्ट वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला मॉलिक्यूल ये है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बना हुआ है, अल्कोहल, तो रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैनेजारो के बारे में, जो कैनेजारो नेम रिएक्शन है, कंफर्म क्वेश्चन मान के चलना एल्डोलो कैनेजारो का। तो कैनेजारो के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसके आरडीएस में किसका ट्रांसफर होना चाहिए, H माइनस का। अगर H माइनस के अलावा कुछ और ट्रांसफर हो गया, रिएक्शन हो सकता है इसी तरीके से हो जाए, कोई और रिएक्शन उसमें, बट H की जगह कुछ और ट्रांसफर हो गया, तो फिर वो कैनेजारो नहीं रहेगी, उसका नाम कुछ और हो जाएगा, उसको हम अदर एग्जाम्पल मान लेंगे या मॉडिफिकेशन ऑफ कैनेजारो मान लेंगे। लेकिन एज पर एनसीईआरटी कैनेजारो हम वर्ड उसी के लिए यूज करेंगे जिसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा। अरे बोलो, अब अगला पॉइंट भी यहीं पे देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट। एक मेरे पास होता बेंजल्डिहाइड, एक होता मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड, और मुझे दे रखा होता बेटा 50% NaOH, यानी कि कंसंट्रेटेड बेस। अल्फा H इसके पास भी एब्सेंट है, इसके पास भी एब्सेंट है। दोनों मॉलिक्यूल सेम होते तो मैं किसी का भी ऑक्सीडेशन कर देता, किसी का भी रिडक्शन कर देता, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब किसका रिडक्शन करूं और किसका ऑक्सीडेशन करूं, तो बेटा मोर रिएक्टिव फॉर NAR, मोर रिएक्टिव फॉर NAR, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका तो ऑक्सीडेशन करना है। और लेस रिएक्टिव फॉर NAR, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कम रिएक्टिव होगा उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। दोनों सेम है जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिफरेंट है यानी कि क्रॉस कैनिजारो का केस है तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, उसमें से जो NAR के लिए मोर रिएक्टिव पाया जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, और जो NAR के लिए कम रिएक्टिव पाया जाएगा उसका रिडक्शन। सो NAR के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है ये कैसे पता चलता है, जिसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो NAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा। मुझसे कोई पूछे कि NAR के लिए फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कि बेंजल्डिहाइड, तो मैं कहूंगा कि फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर NAR। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपको काफी कम देखने को मिलेगा,
रीजन बिहाइंड रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस की वजह से रिंग के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे हैं। अरे बोलो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम अवेलेबल है तो न्यूक्लियोफाइल का टेक भी कम होगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव फॉर NAR एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड। अरे बोलो, एरोमेटिक एल्डिहाइड NAR के लिए कम रिएक्टिव होते हैं। बताइए बेटा, ऑक्सीडेशन किसका करेंगे? इसका, और रिडक्शन उसका। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल, तो इसको तो अल्कोहल में चेंज कर दो। अरे बोलो, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आपने तो सॉल्ट बना दिया। अरे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट मीडियम क्या है? बेसिक, तो बेस H को ले जाएगा, वापस से सॉल्ट बना देगा, तो सीधा ही सॉल्ट बना दो। क्यों? अरे बोलो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। देखो कितनी देर लगी एक क्वेश्चन पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा था, इसमें सिखाने में समय लगता है। बताइए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है, NAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड। मोर रिएक्टिव फॉर NAR, मोर रिएक्टिव फॉर NAR। कीटोन लेस रिएक्टिव फॉर NAR। जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन, तो इसका तो कर दो ऑक्सीडेशन और इसका कर दो रिडक्शन। कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। चेक कर लो, थर्ड ऑप्शन। हाँ मतलब ये इधर की तरफ, हाँ मतलब बी, इधर से बी, समझ गए ना? ABC, ये नंबरिंग थोड़ी सही नहीं है ना? कर लेंगे क्या? इसका रिडक्शन कर दिया और उसका ऑक्सीडेशन। CPL में भी दिए थे क्वेश्चन 2-3 इसमें से। हाँ यही गलत हुआ था ना? हाँ, तुम ही करके आई थी क्या गलत? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कोहल फिनोल, बाकी सब चैप्टर के क्वेश्चन तो अलग थे, बट एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन वही हैं जो CPL के हैं। एल्डिहाइड कीटोन में हमने सेम क्वेश्चन रखे हैं। आइए आइए, एल्डिहाइड दे रखा है, एल्कीन दे रखा है, H+ दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर एलिमिनेशन कराता हुआ नजर आता है, टेम्परेचर प्रेफर एलिमिनेशन, है ना? ठीक बात है। एल्कीन क्या देना चाहती है? EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड क्या देना चाहता है? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मैंने कहा बेटा देख, तेरे लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, न्यूक्लियोफाइल मेरे पास है नहीं, तू तो रह शांत, है ना? जो कुछ होगा इसके फेवर में कुछ किया जा सकता है, उसके लिए हम विचार करने को तैयार हैं। अरे बोलो, इस पे कुछ नहीं हो सकता। ये क्या देना चाहता है? NAR, ये क्या देना चाहता है? ER। एल्कीन की कोर रिएक्शन है ER, एल्डिहाइड कीटोन की कोर रिएक्शन है NAR, तो न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं मेरे पास, तो तुम्हारा तो स्कोप खत्म कर चुके हम। किसका? NAR का। ER के बारे में विचार कर सकते हैं, बट टेम्परेचर भी दे रखा है। टेम्परेचर किसको प्रेफर करता है? एलिमिनेशन को। अरे बोलो, चलो रिएक्शन शुरू करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्यों भाई? अभी हमें भी नहीं पता, सॉल्व करते टाइम ही पता चलेगा। क्या क्या दे रखा है बेटा हमें? यहाँ कुछ H और CH3 लगा रखा होगा। अरे बोलो, इधर CHO दे रखा है, कुछ ऐसा है ना? यही है। अच्छा, ये वेस्ट डेस्क पे दे रखा है, ये तो सभी के में है, तो इसका मतलब इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अरे ये तो सब में ही दे रखा है ना, तो काम का जबरदस्ती इसको लिखने में क्यों समय जाया करें? क्यों भाई? H+ दे रखा है। मैंने H+ से पूछा कि तू कहां जाएगा? मैंने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, एल्कीन ER देना चाहती है, उसको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, और तुम इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एल्कीन के पास चले जाओ। बोला मेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी मेहनत करूंगा, बॉन्ड वोन्ड तुड़वाऊंगा, तब जाके मैं अटैच होऊंगा, इधर ये पागल अपने लोन पेयर दे देगा मुझे। अरे बोलो, तो बोले यहां से H+ का अटैचमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अरे बोलो। तो सर आप तो बोले थे इस पर रिएक्शन नहीं होगी। NAR के लिए मना कर रहा था। अरे बोलो, NAR थोड़ी ना करा रहा हूं, H+ तो जा ही सकता है। क्यों भाई, H+ तो वहां जाएगा जो उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से दे, उसको क्या मतलब। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। CH डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन, मोरियन पे पॉजिटिव, अनस्टेबल, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अरे बोलो, आगे चलिएगा। एल्कीन क्या देना चाहती है, ER, उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो बोला मैं हूं ना इलेक्ट्रोफाइल। क्यों भाई, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, बाय डिफॉल्ट पाई बॉन्ड उस डायरेक्शन में ब्रेक होगा जिस डायरेक्शन से ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बने। अरे बोलो, ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकते हो, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकते हो, चॉइस इन योर हैंड। अरे बोलो, इस घटना को क्या बोलते हैं, ये पाइप ब्रेक होने की घटना क्या है, इसका कुछ नाम है। वेरी गुड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब कोई रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आए और सबस्ट्रेट के पाई इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होना शुरू हो जाए तो इसी घटना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। जीओसी में 4 इफेक्ट पढ़ाए थे, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक। बाकी सब परमानेंट हैं, एक ही टेम्परेरी है, कौन, इलेक्ट्रोमेरिक। जैसे ही ये रिएजेंट इस सबसेट के कांटेक्ट में आएगा इसके पाई इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर रिएजेंट वापस चला जाए तो मूवमेंट फिर बंद हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी बोला जाता है। जैसे कोई रिएजेंट पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होना शुरू होता है, इस घटना को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अरे बोलो, ये टेम्परेरी होता है, रिएजेंट आता है तब होता है, जब रिएजेंट नहीं आता तो नहीं होता। तो पाई बॉन्ड बाय डिफॉल्ट उस डायरेक्शन में ब्रेक होगा जिस डायरेक्शन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। यहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव से किसको अटैच कर दूंगा, इलेक्ट्रोफाइल को, तो परिणाम कुछ ऐसा होगा, ये रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा सभी ऑप्शंस में रिंग है। अरे बोलो, पाई को ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट कर दिया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। ER 2 स्टेप में होती है, पहले स्टेप में कौन जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल, जोड़ दिया हमने इसको इलेक्ट्रोफाइल। अरे बोलो, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब टेम्परेचर दे रखा है तो बोला मैं न्यूक्लियोफाइल को नहीं जुड़ने दूंगा, टेम्परेचर प्रेफर एलिमिनेशन। तो बोला कर क्या रहे हो, एलिमिनेशन कराओ, टेम्परेचर प्रेफर, इट प्रेफर एलिमिनेशन। H+ को हटा दीजिए, यहां से एल्कीन बना दीजिए। बाय डिफॉल्ट आप कोशिश करेंगे कि वो एल्कीन बने जो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। करना कुछ चाहते थे, हुआ कुछ और। अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को भाई, बताइए, आंसर चेक करो। डी ऑप्शन है ना, कर लेंगे क्या भाई। तुम्हारा H+ यहां क्यों नहीं गया डायरेक्ट, H+ बोलो कि वहां जाता है सर जहां से उसको इजीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएं, उसको कोई मतलब नहीं तुम क्या चाहते हो। इसने अपना लोन पेयर देके अटैच किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, मोरियन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एल्कीन ER देना चाहती थी, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को भेजा, पाई को ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट कर दिया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना। सेकंड स्टेप में आइडियली ER कंप्लीट होने के लिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना चाहिए था, बट मेरे पास टेम्परेचर गिवन था तो वो बोला कि मैं एलिमिनेशन को प्रेफर करा दूंगा। अरे बोलो, तो H+ हटा देंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे, एलिमिनेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द
reactant show geometrical isomerism when it react with hydrazine। कौन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो जीआई शो करेगा। तो सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन। क्यों? अगर मैं बी ऑप्शन की इसकी रिएक्शन करा दूं डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ, तो मुझे लगता है कि आप यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही एलिमिनेट करेंगे, पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी। जीआई होने की कंडीशन क्या है? रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, तो पाई की वजह से रोटेशन हिंडर्ड है। और sp2 कार्बन और sp2 नाइट्रोजन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप के 2 सेट होने चाहिए। इधर मिथाइल है, उधर 3 कार्बन का प्रोफाइल है, इधर इधर का ग्रुप डिफरेंट है, इधर लॉन पेयर और NH2 ये ग्रुप भी डिफरेंट है, तो इट कैन शो GI। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 प्रोडक्ट बनाएगा जो GI शो करेगा। अरे इसके 2 बनेंगे भाई, E प्लस जेड, या सिन एन टी भी लिख सकते हैं, EZ भी लिख सकते हैं। जनरली EZ ही लिखते हैं, सिन एन टी इसके लिए नहीं लिखते हैं। एल्डोक्सी में लिखते हैं, कीटोक्सी में लिखते हैं, और एसो कंपाउंड्स में इनके लिए नहीं लिखते, जरूरत नहीं है, EZ लिख देंगे सिंपली। अरे बोलो, E भी हो सकता है, Z भी हो सकता है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके GI शो करेगा, या इनमें से कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 प्रोडक्ट बनाएगा, जो GI शो करेगा उसके 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्यों? अगला क्वेश्चन है COH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, उसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस X2 के साथ करानी है, H2O दिया हुआ है, उससे एक प्रोडक्ट बनेगा, उसकी अल्कोहलिक KOH और टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करानी है, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले तो मुझे बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, मैं आपको याद दिलाता हूं, एक फेमस रिएक्शन है वो कौन सी? हाँ, HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ फेमस रिएक्शन है। क्या कंडीशन होती थी इसकी? कॉन्सेप्ट क्या है? अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जाए, अरे बोलो, और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करें? रेड फास्फोरस प्लस X2 और क्या दे रखा हो? H2O। तो आप एक प्रोडक्ट बना देंगे। प्रोडक्ट में क्या करना है? वर्क क्या करना है? अल्फा एच रिप्लेस बाय X, ये लिखा था नोट्स में। HVZ की मैकेनिज्म हमने डिस्कस नहीं की थी क्लास के अंदर, हमने बोला था कि डायरेक्टली सोल्व कर देना, अल्फा एच को रिप्लेस करके क्या लगा देना? हेलोजन लगा देना, कोई भावुक नहीं होना। अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास है और उसके सामने रेड फास्फोरस, हेलोजन और H2O दे रखा है, तो उसके अल्फा एच को रिप्लेस करेंगे और क्या लगा देंगे बेटा? X लगा देंगे, हेलोजन लगा देंगे। चेक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको। CH3 CH2 COH, क्या यही दे रखा है उसने? CH3 CH2 COH, इसकी रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है रेड फास्फोरस प्लस Cl2 प्लस S2। काम बोलो, डायरेक्ट अल्फा एच दे रखा है, अल्फा एच को रिप्लेस करेंगे और क्या लगा देंगे? हेलोजन। Cl2 दे रखा है तो Cl लगा दीजिए, ये आपके पास A बन गया। क्यों? इसकी रिएक्शन किससे करनी है? अल्कोहलिक KOH प्लस टेम्परेचर। एल्काइल हैलाइड के सामने अल्कोहलिक KOH प्लस टेम्परेचर। एल्काइल हैलाइड के 5 ख्वाब हैं। एल्काइल हैलाइड हो गया ये वाला पोर्शन। अरे बोलो, 5 रिएक्शन देता है, SN1 SN2 E1 E2 E1CB। टेम्परेचर दे रखा है तो एलिमिनेशन को प्रेफर करेंगे, 3 विंडो खोलेंगे, E1 E2 E1CB। पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो E1CB लगती है। कौन कौन से? F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 2 विंडो खुलेंगी, E1 और E2। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, वीक बेस है तो E1। अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस।
और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेफर E2 रिएक्शन। क्यों भाई? E2 रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। बोलो। E2 रिएक्शन लगाई जा रही है, लिविंग ग्रुप के पास में अल्फा, नेक्स्ट बीटा, बेस आएगा, किसको ले जाएगा? बीटा एच को, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देंगे। E2 रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। क्यों विनोद? आंसर चेक कर लो। फर्स्ट है क्या? क्या कह रहे हो? अगर एक्सेस अमाउंट में लिखा होता तो दोनों अल्फा एच रिप्लेस हो जाते हैं। नहीं, लाओ नोट्स निकाल लो। मिल गई क्या HVZ रिएक्शन? देखो बेटा, 2 बार लिखा हुआ है वो। पहले एक बार कराई रेड फास्फोरस X2 के साथ, फिर दोबारा करवाई है। तुमने खुद ने अपने हिसाब से शॉर्टकट लिख लिया होगा ना, कि सर तो पागल ने 2 बार लिखा है, मैं एक बार ही लिख देती हूँ ना, ऐसा ना। मैंने लिखा है सच में, देख लो 2 बार लिखा है मैंने, है ना। ऐसा हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं है ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वैसे भी कोटा तो बड़ा शहर है ना बेटा, होता रहता है ना। हाँ, राजस्थान के महानगर में आता है। हेलो, अगला क्वेश्चन। अरे लिखा हुआ है बालिका, लिखा। अरे भाई 2 बार लिख दिया, अलग अलग 2 बार लिखा हुआ है नोट्स में, फिर तो ज्यादा दिमाग क्यों लगा गई तो। ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड हाउ मेनी वुड गिव एल्डोल कंडेंसेशन? बताइए एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है? अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बोलो। डाइल्यूटेड बेस, डाइल्यूटेड बेस होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर दे रखा हो, तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या यही होता है? एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है बेटा? जब अल्फा एच कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके पास अल्फा एच प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH या एक्वस K2CO3 के साथ कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये रिएक्शन सिंपली इस तरीके से होती है, जैसे ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसके पास अल्फा एच प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH और टेम्परेचर दे रखा है, तो क्या होता था बेटा? हम एक की ऑक्सीजन लेंगे और दूसरे के अल्फा एच लेंगे, एक की ऑक्सीजन और दूसरे के अल्फा एच, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे, सीधा ही प्रोडक्ट बना देते थे CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये बेटा अल्फा और ये बीटा, दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अरे बोलो। और अगर बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होते, जैसे मैं एक एल्डिहाइड ले लेता और एक कीटोन ले लेता, अगली स्लाइड में लिख देता हूं, एक एल्डिहाइड ले लेता और दूसरा मैं कीटोन ले लेता, और इनकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ कराता, टेम्परेचर देता, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अल्फा एच इसके पास भी है, उसके पास भी है, दोनों मॉलिक्यूल सेम होते तो किसी की भी ऑक्सीजन ले लेते, किसी के भी अल्फा एच हटा देते और प्रोडक्ट बना देते। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन में
जब क्रॉस के अंदर मेजर प्रोडक्ट बनाया जाएगा, तो ये क्रॉस एल्डोल का केस है, मेजर प्रोडक्ट जब बनाया जाएगा तो जिसमें जो NAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव है उसकी ऑक्सीजन ली जाए और जो NAR के लिए कम रिएक्टिव है उसके अल्फा H लिए जाए। अरे बोलो, इसके अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट बनाता हूं, केवल क्रॉस बना रहा हूं, सेल्फ भी बनेंगे। सेल्फ का मतलब समझ गए क्या? इसकी ऑक्सीजन इसके जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा H, इसकी ऑक्सीजन इसके जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के हम अल्फा H हटा दें और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दें तो वो तो हो जाएंगे हमारे सेल्फ। क्रॉस बनाना है तो इसकी ऑक्सीजन इसके अल्फा H, इसकी ऑक्सीजन इसके अल्फा H हटाए जाए। मैं केवल क्या बना रहा हूं? क्रॉस। तो बताइए क्रॉस में क्या होगा? एक तो ये हो सकता है इसकी ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसके बेटा अल्फा H ले लेते हैं। एक की ऑक्सीजन दूसरे के अल्फा H। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है बोलो? उसकी ऑक्सीजन ले लेते हैं और इस वाले के अल्फा H और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। बताइए अब इन दोनों प्रोडक्ट में से भी कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये कैसे डिफाइन होगा? इन दोनों में से ये बताओ NAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड की कीटोन? एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव फॉर NAR और ये लेस रिएक्टिव फॉर NAR। उस प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, इन दोनों में से उसको मेजर बोलेंगे जिसमें NAR के लिए जो ज्यादा रिएक्टिव है उसकी ऑक्सीजन का यूज किया हो और जो NAR के लिए कम रिएक्टिव है उसके अल्फा H यूज किए गए हों। ऐसा इस वाले में हो रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा? मेजर हो जाएगा। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर NAR, इसकी ऑक्सीजन ले रहा हूं। कीटोन इज लेस रिएक्टिव फॉर NAR, इसके अल्फा H ले रहा हूं और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्रॉस के अंदर मेजर हो जाएगा। क्यों? अरे बोलो, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कि कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसके पास अल्फा H है, यस। इसके पास अल्फा H है, यस। इसके पास अल्फा H नहीं है, अल्फा H है इनके पास, ठीक है। इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन अल्फा बट वहां H नहीं है। इसके पास ये क्रॉस का मतलब अल्फा है, ये मतलब अल्फा H है ना, ये अल्फा H है। इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके पास अल्फा H है, ये रहा। इसके पास भी अल्फा H है। कीटोन के पास वाला कार्बन अल्फा बट यहाँ H नहीं है। एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन अल्फा बट वहां H नहीं है। तो कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे? 1 2 3 4। आंसर आ जाएगा बी। अरे बोलो, अगला क्वेश्चन। फाइंड आउट नंबर ऑफ सब्सटेंस या सबस्ट्रेट दोज कैन अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कौन कौन कैनिजारो देगा? कैनिजारो की कंडीशन बताओ क्या थी? कंडीशन बोलो, तीसरी बार लिखी जा रही है कंडीशन। अल्फा H नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड विदाउट अल्फा H और कंसंट्रेटेड बेस, प्लस लिख देता हूं, कंसंट्रेटेड बेस। और बोलो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोलो। हाइड्राइड आयन H माइनस ट्रांसफर इन RDS। किसी के पास अगर अल्फा H हो, सॉरी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जिसके पास अल्फा H नहीं है, जिसके पास अल्फा H नहीं है लेकिन उसकी मैकेनिज्म में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो वो कैनिजारो नहीं देगा। कैनिजारो तभी होगी जब हाइड्राइड आयन ट्रांसफर,
कुछ स्पेशल एग्जांपल? जैसे मैं आपसे कहूं CCl3CHO, इसकी NaOH के साथ कराओ, कंसंट्रेटेड मान लेना तुम, वो तो बोलो अल्फा एच तो एब्सेंट है, लेकिन अगर मैं इस पे कैनिजारो कराने जाऊं, ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन जाएगा? OH माइनस CCl3। कैनिजारो करा रहा हूं, कैनिजारो की मैकेनिज्म भी मैंने एक्सप्लेन की है, पहले एक एनायन बनेगा। अरे बोलो, अब जब मैं दूसरा मॉलिक्यूल बुलाऊंगा तो मैं क्या चाहूंगा कि आरडीएस में क्या होता है? हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, ये नेगेटिव वापिस आए और H यहां चला जाए। मैं चाहता तो ये हूं, लेकिन ये होगा नहीं। होगा क्या? CCl3CO माइनस HOH, नेगेटिव जब वापिस आएगा तो बाहर किसको करेगा? CCl3 माइनस को। अरे बोलो, तो फिर मैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें क्या बनेगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, CCl3 माइनस बाहर होगा और HCOH, ये एसिड बना और ये बेस बना, आपस में एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, CaCl3 प्लस HCOOH। अरे बोलो, एसिड अपना H उसको दे देगा, H जाने के बाद जो चार्ज को बैलेंस करेंगे वो हम Na प्लस से कर लेंगे, क्यों? KOH होता तो K प्लस से कर लेते। तो बताइए, इसके अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन, सॉरी इसके अंदर कैनिजारो रिएक्शन ना होकर के क्या हुई? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो अल्फा H एब्सेंट है, इसी से कैनिजारो हो जाए ये जरूरी नहीं है, आरडीएस के अंदर हाइड्राइड आयन भी ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहां कैनिजारो ना होकर के कौन सी रिएक्शन होगी? हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। कौन सी? हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। क्या एग्जांपल इंपॉर्टेंट है? अरे बोलो, दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। इसको अगर मैं 50% NaOH देता हूं, इसके पास अल्फा H प्रेजेंट है, ध्यान रहे अल्फा H प्रेजेंट है, तो इसको एल्डोल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? एल्डोल। एल्डोल और कैनिजारो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो आइडियली क्या देना चाहिए इसको? एल्डोल। बट ये एल्डोल नहीं देता, क्या देता है ये? कैनिजारो। तो दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक का रिडक्शन करेंगे और एक का ऑक्सीडेशन। तो क्या अगेन ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक का रिडक्शन कर दो, एक का ऑक्सीडेशन। अरे बोलो, क्यों नहीं देता ये? कैनिजारो क्यों दे दी और एल्डोल क्यों नहीं दी? एल्डोल क्यों नहीं दी इसने? अगर मैं कंडीशनल बात कर रहा हूं, अगर मैं इस पे एल्डोल करवाता तो एल्डोल के फर्स्ट स्टेप में क्या होता, जरा बताना। कुछ याद तो अपने को है नहीं, क्यों? पहले बेस आता और इसके अल्फा H को लेके जाता, और क्या बनता है यहां पे? बोलो, कार्बन आयन बनता। ये चेंज इनटू इनोलेट वाया इनोलेट आयन वाया रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करके किसमें चेंज हो जाता है? इनोलेट। अरे ऐसे ऐसे रेजोनेंस कराओगे तो इनोलेट आयन में चेंज हो जाएगा। अब जब इसकी आप सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने जाओगे, तो जो ये कार्बन आयन बन के आया, इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पड़ेगा, वहां एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पड़ेगा इस कार्बन पे। और ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? बल्कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी, अरे बोलो, शुड बी लेस बल्कि और क्राउडेड। तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करा पाऊंगा, ये स्टेप नहीं होगा, तो एल्डोल होगी ही नहीं आगे। एल्डोल तब होती है, एल्डोल के लिए अल्फा H होने चाहिए, बेस आया अल्फा H को लेके, मैं मां की कसम एल्डोल करने की कोशिश कर रहा था, बेस आया अल्फा H को ले गया, कार्बन आयन बना, इस कार्बन आयन को सेकंड मॉलिक्यूल पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए,
लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल तो हाथी का बच्चा है, बल्कि साइज का है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल वहां अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में मैं एल्डोल नहीं करा पाऊंगा। तो मजबूरी में क्या कराई मैंने, कहने जा रहा हूं कराई। अरे बोलो, कर लेंगे क्या आप लोग? आ जाइए क्वेश्चन पे फटाफट। कौन कहने जा रहा हो देगा फटाफट। फॉर्मेल्डिहाइड क्या विचार है? अल्फा एच एब्सेंट है, यस। अल्फा एच एब्सेंट है, यस। अल्फा एच प्रेजेंट है, नो। अल्फा एच प्रेजेंट है, नो। अल्फा एच एब्सेंट है, यस। अल्फा एच तो एब्सेंट है, लेकिन कहने जा रहा हूं नहीं देगा। क्या देगा ये? हेलोफॉर्म देता था। क्यों? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर नहीं हो पाता था। अभी तो किया 2 मिनट पहले, यही एग्जांपल था, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अल्फा एच तो एब्सेंट है, लेकिन दोनों तरफ ही फिनाइल है, एच है ही नहीं, तो फिर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एच कैन नॉट ट्रांसफर। हम ये नहीं कह रहे कि रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा, बट वो कहने जा रहा हूं नहीं बोली जाए। H माइनस कैन नॉट ट्रांसफर इन RDS। अरे बोलो, अल्फा एच इसके पास भी एब्सेंट है, इसके पास भी, बट यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मिल जाएगा एच ट्रांसफर करने के लिए। यहां पे भी एच मिल जाएगा ट्रांसफर करने के लिए। अरे बोलो, तो यहां भी तो एच था ना, बट यहां बाहर कौन हो गया था? CCl3। CCl3 माइनस इज ए गुड लिविंग एज कंपेयर टू H माइनस, तो CCl3 माइनस बाहर हो जाता है, वहां H निकलता ही नहीं है बाहर, तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर ही नहीं हो पाता उसके अंदर। अरे बोलो, ये केस मैंने करा रखा है, जब ये नेगेटिव वापस आता है तो हाइड्रेट नहीं जाता, कौन बाहर जाता है? CCl3 बाहर जाता है। प्रॉब्लम ये है, ठीक। इसने कहने जा रहा हूं क्यों नहीं दी, इस वाले ने। अल्फा सॉरी अल्फा एस तो एब्सेंट है दोनों के पास। अरे बोलो, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये एग्जांपल हमने नोट्स में करवा रखा है, कहने जा रहा हूं मैं, बट वहां अदर एग्जांपल में करवा रखा है। किसमें? अदर एग्जांपल है क्या नोट्स में? अदर एग्जांपल नहीं करवा रखा, नहीं तुमको नहीं करवा रखा, भेदभाव। कोई बात नहीं, अब हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन भाई, फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड हाउ मेनी गिव पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट? क्लास में नियर अबाउट 39 एग्जांपल कराए थे टोलेंट टेस्ट के। अब उन 39 में से यहां लिखे गए होंगे, और तो कहां से पैदा होंगे? अरे बोलो, कौन कौन टोलेन के साथ टेस्ट पॉजिटिव देता है? तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है टोलेन के साथ पॉजिटिव टेस्ट। कीटोन में एक स्पेशल कैटेगरी है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन नहीं देता, ध्यान रहे, कौन देता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। फॉर्मिक एसिड भी दे देता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है वो CHO की फिलिंग देता है, एल्डिहाइड की फिलिंग देता है, CHO। अरे बोलो, टर्मिनल एल्काइन दे सकती है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक एच होता है, और TR कौन से मीडियम में काम करता है? बेसिक मीडियम में, तो बेस उसके एसिडिक एच को ले जाता है और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनवा देता है। और जिनके पास हेमी एसिटेल लिंकेज हो, हेमी एसिटेल लिंकेज प्रेजेंट हो, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज। देखो, ग्लूकोज के अंदर तो एल्डिहाइड होता है, उसको तो टेस्ट देना ही देना है TR के साथ, बट मेनोज क्यों दे देता है? ग्लूकोज को तो देखो देना ही देना है, मेनोज को भी देना ही देना है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, मेनोज में भी मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, उनको तो TR के साथ पॉजिटिव देना ही देना होता है। फ्रक्टोज क्यों देता है? क्योंकि TR बेसिक मीडियम में काम करता है, और बेसिक मीडियम में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज जो होते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फ्रक्टोज चेंज हो जाता है ग्लूकोज या
मैनोज में, और जिनके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के साथ तो टीआर टेस्ट पॉजिटिव देता ही है। टीआर गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद फॉलोइंग कंपाउंड। बताइए, टर्मिनल एल्काइन टेस्ट पॉजिटिव, नॉन टर्मिनल एल्काइन नहीं देगा, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड की फिलिंग देता है, देगा, हेमी एसिटिल तो नहीं है। ये हेमी एसिटिल कब बोलते हैं, जब एक कार्बन पे OH भी हो और OR भी हो। इस कार्बन पे OR है, इधर भी और, इसको क्या मान लेंगे, R, OR। इस कार्बन पे तो दोनों OR हैं, ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ये हेमी एसिटिल नहीं है। क्या ये हेमी एसिटिल है? इस कार्बन पे OH भी है और इस कार्बन पे O और R भी है, तो ये क्या है, हेमी एसिटिल, तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। इस कार्बन पे भी देखो बेटा OH भी है और इस कार्बन पे O और R भी है, तो एक ही कार्बन पे एल्डिहाइड के कार्बन पे OH और OR आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हेमी एसिटिल। तो हेमी एसिटिल देगा। इस कार्बन पे देखो OH और ये O और इसको क्या मान लेंगे, R। इस कार्बन पे OH भी है और इसी कार्बन पे O और इसको क्या मान लेंगे, R। OH भी है और OR भी है, तो ये भी टेस्ट पॉजिटिव देगा। फ्रक्टोज देता ही है, एल्डिहाइड देगा, एसिटोफिनॉन, नीचे वाले की स्ट्रक्चर नहीं बना रखी, एसिटोफिनॉन, बेंजीन COCH3, बोलो, एसिटोफिनॉन कीटोन है, नहीं देगा। कीटोन में कौन देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये वाला नहीं देगा। कर लेंगे? अरे बोलो, अगर मैं आपसे ये पूछता, आंसर आ गया क्या? कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अरे बोलो, 7 ऐसे हैं जो टीआर के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे। मैं आपसे पूछ लेता ऐसे ही कि क्या ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा? हाँ, ये क्या है बेटा, कीटोन के पास वाला अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये टीआर के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। क्यों? अरे बोलो, RNH3 प्लस Cl माइनस, ये दे देगा क्या? दे देगा। इसमें अगर आप टीआर मिलाओगे तो टीआर की एक्टिंग स्पीसीज कौन होती है, Ag प्लस, एंड टीआर वर्क इन बेसिक मीडियम। दो इंफॉर्मेशन आपके पास टीआर के बारे में होनी चाहिए, टीआर बेसिक मीडियम में काम करता है और टीआर की एक्टिंग स्पीसीज कौन होती है, Ag प्लस। टीआर होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 1 OH माइनस। तो टीआर की एक्टिंग स्पीसीज होती है Ag प्लस, और टीआर कौन से मीडियम में काम कर रहा है, बेसिक मीडियम में। तो बताइए, Ag प्लस इसके Cl माइनस को ले जाकर के AgCl का प्रेसिपिटेट दे देगा, तो प्रेसिपिटेट आएगा तो मुझे लिखना पड़ जाएगा कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया। क्यों भाई? अरे बोलो, मैं NaI के साथ पूछूं तो I माइनस और टीआर के अंदर कौन है, Ag प्लस, Ag प्लस I माइनस के साथ AgI बना के टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। आई थिंक आप कर देंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, बाय विच रिएक्शन बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेंजल्डिहाइड किसमें नहीं बनेगा, ये ध्यान रहे। तो बताइए, पहली रिएक्शन आपको दी गई कि आपको बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है H2PD BSO4। अरे बोलो, रोजनमुंड रिडक्शन, फेमस रिएक्शन है बेटा, रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन, पार्शियल PdSO4। देखो, पीडी तो बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, लेकिन आपने क्या मिला रखा है, BSO4, जो क्या होता है, एंटी कैटलिस्ट, जो पीडी की पावर को कम कर देगा। तो फिर पार्शियल रिडक्शन होगा, एक H इसको देंगे, एक इसको देंगे। अरे बोलो, BSO4 किसका काम करता है, एंटी कैटलिस्ट का काम करता है।
जो उसकी पावर को कम कर देगा। ठीक है भाई, तो इससे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला बताओ, बेंजीन CO प्लस HCl, साथ में क्या दे रखा है, AlCl3। ये भी आपको पता होनी चाहिए, रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, पढ़ा रखी है। कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, बेंजीन की CO प्लस HCl के साथ। शायद कल परसों जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें भी आई थी, एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन की कोर रिएक्शन क्या होती है बेटा, ESR। अरे बोलो, तो CO प्लस HCl आपस में रिएक्शन करके पहले बना लेते हैं HCOCl, फिर AlCl3 आएगा और किसको लेके जाएगा बेटा, Cl माइनस को, और एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। क्यों, और बेंजीन की कोर रिएक्शन ESR, तो बेंजीन के H को उड़ा देंगे और एक इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे, क्या, COH। तो इससे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्यों, तो इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा। सी, इस कंपाउंड की रिएक्शन करानी है ZnHg प्लस कंसंट्रेट HCl। ये तो क्लीमेंशन रिडक्शन में यूज होता था, और क्लीमेंशन रिडक्शन किसका रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड कीटोन का। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बोलो, और ये क्या दिया है, बोलो, इन क्लीमेंशन रिडक्शन, या ऐसे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, कार्बोनिल कंपाउंड के सामने अगर आप देते हो ZnHg और कंसंट्रेट HCl, तो हम इसके C डबल बॉन्ड O को चेंज कर देते थे किसमें, CH2 में। बट ये क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन ही होना चाहिए। अरे बोलो, लेकिन ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यही आंसर है। अरे बोलो, क्लीमेंशन रिडक्शन के थ्रू इसके C डबल बॉन्ड O को आप CH2 में चेंज नहीं कर सकते। क्यों, हाँ, क्लीमेंशन रिडक्शन किस पे अप्लाई होता है, एल्डिहाइड कीटोन। मैं तो वहां रिएक्शन ही गलत अप्लाई कर रहा हूं। क्यों, अरे बोलो, अगला बोलो, डी ऑप्शन बताइए, डी ऑप्शन क्या दे रखा है, हाँ, बेंजीन की रिएक्शन, नहीं टॉल्विन दे रखा होगा, टॉल्विन की रिएक्शन किससे करा रहा है, क्रोमिल क्लोराइड वाली दी है क्या, CrO2Cl2 साथ में CCl4 और हाइड्रोलाइसिस, यही दिया ना, CCl4। ठीक है, CCl4 की जगह CH2 भी लिख सकता। बताइए, टॉल्विन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते थे और बाद में हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये CH3 ऑक्सीडाइज हो जाता था किसमें, CHO में। इस रिएक्शन का नाम होता था इटार्ड रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। अरे बोलो, यही प्रोडक्ट एक और रिएक्शन में बनता है। अगर यहां पे क्या होता, CrO3 के साथ में एनहाइड्राइड होता, क्या दे रखा होता, इसकी जगह ये कंपोजिशन भी देखने को मिल सकता है, मतलब मैं इधर लिख देता हूं। अगर मेरे पास टॉल्विन दे रखा है और इसके साथ बेटा CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका आंसर और इटार्ड रिएक्शन का आंसर सेम ही आता है। टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने के दो मेथड नोट्स में लिखवाए थे, एक इटार्ड रिएक्शन वाला और एक वो वाला। मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। आइए, तो आंसर लिख दिया था कि उसमें क्या आएगा। ठीक है, बताइए, इस कंपाउंड की रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ करानी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है या हेलोफॉर्म रिएक्शन। अरे बोलो, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, उसकी कंडीशन बोलो क्या, कंडीशन ये है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन, या फिर ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल, इनकी रिएक्शन कराई जाए
किसके साथ, I2 प्लस NaOH के साथ, तो आपके पास CH3 आयोडोफॉर्म बनेगा, साथ में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन भी देते हैं, अल्कोहल भी देते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनके पास पर्टिकुलर ये ग्रुप है, या ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास पर्टिकुलर ये ग्रुप है, उनकी I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 वाला पार्ट तो चेंज हो जाता है CHI3 में, और इस साइड में जितने भी कार्बन बचेंगे उनका क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। यही कंडीशन होती है। आइए हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, OHCH3 ये दे रखा है ना, इसकी रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ करानी है। तो बताइए क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन को जस्टिफाई करेगा, CH3 CHOH ऐसा एल्कोहल जिसके पास पर्टिकुलर ये ग्रुप हो, तो ये कंडीशन को जस्टिफाई कर देगा। ध्यान रहे I2 प्लस NaOH का जो मिक्सचर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किस में, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। अरे बोलो, अब I2 प्लस NaOH के साथ दोबारा रिएक्शन करा दो, एलोफॉर्म रिएक्शन ये है। अब देखो ये कीटोन हो गया, ऐसा कीटोन जिसके पास ये वाला ग्रुप है। अरे बोलो, तो अल्कोहल भी दे सकते, पेपर में ये देगा तो भी आयोडोफॉर्म होगी, ये देगा तो भी हो जाएगी। अरे बोलो, चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं डायरेक्ट करने में। आप चाहें तो देखिएगा मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, ये देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो CH3 को तो चेंज कर दो किस में, CHI3। अरे बोलो, साथ में जितने कार्बन उस साइड में बचेंगे उतने का सॉल्ट, देखो सीधा आंसर आ जाएगा। वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, क्यों भाई, नहीं तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली सोल्व कर दूंगा। CH3 को चेंज कर दिया CHI3 में, और इसको चेंज कर दिया सॉल्ट में। ये मेरे पास A आ गया। आगे क्या कहा गया, A को क्या देना है, H प्लस, तो H प्लस आयन दे दो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और क्या H प्लस वहां चला जाएगा। ये कोई नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है कि कोई स्पेशल है, ये स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या जानते हैं आप इसके बारे में, COH के पास में अल्फा नेक्स्ट बीटा, दैट इज कॉल्ड बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके ऊपर हमने टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ाया था, टेम्परेचर इफेक्ट हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पे पढ़े हैं और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड पे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या टेम्परेचर इफेक्ट होता था कि दो COH के बीच में 0 या 1 कार्बन आता है, तो हीट करने पे CO2 बाहर होती है। दो COH के बीच में 2 या 3 कार्बन आते हैं तो हीट करने पे H2O बाहर करते हैं, और दो COH के बीच में 4 या 4 से ज्यादा कार्बन आता है तो हीट करने पे CO2 और H2O दोनों बाहर करना पड़ता था। ये था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक और पढ़ा था हमने, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। COH के पास में अल्फा नेक्स्ट बीटा, ये है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को टेम्परेचर दिया जाए तो ये इजीली डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं और CO2 बाहर चली जाती है। आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। अरे बोलो, अगर मुझे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दिए जाएं which will be decarboxylate easily, which will be easily decarboxylate in presence of temperature, तो आंसर क्या आएगा, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। और डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दे दी जाए which will be easily decarboxylate via soda lime decarboxylation, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा, कार्बन आयन, क्योंकि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में भी CO2 हटाते हैं, कार्बन आयन बनाते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें। ये पूछा गया है विच विल बी इजीली डिकार्बोक्सिलेट विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तब तो कार्बन आयन बना करके सोल्व होगा। और अगर ये दे दे विच विल बी इजीली डिकार्बोक्सिलेट इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, तो फिर वो क्या होना चाहिए, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हो गए, पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन यूज कर लिया और बाद में हमने टेम्परेचर इफेक्ट ऑन बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड।
कॉन्सेप्ट क्या है, लिख देता हूं मैं कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको दे रखा हो और आप उसको हीट करेंगे तो आप CO2 एलिमिनेट करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। अरे बोलो। लास्ट क्वेश्चन, the acid D obtained through the following sequence of reaction। आपको ये सीक्वेंस रिएक्शन की अप्लाई करनी है, फिर आपको बताना है कि D एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो कौन सा एसिड है। तो ठीक है, आइएगा अप्लाई कर देते हैं रिएक्शन पे। बोलो बेटा क्या दिया है, CH3 CH2 Br। इसकी रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है हमें, 1 बाय 1 चलेंगे। पहले किससे कह रहा है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। यहां पे टेम्परेचर तो नहीं दिया, लेकिन जो A बनेगा उस पे उसके ऊपर किसका एडिशन करना है, Br2। तो इसका मतलब A डेफिनेटली एल्कीन होगी। एक रिएक्शन पढ़ाई थी क्लास में, एडिशन ऑफ Br2 या Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या करते हैं उसमें, एक पाई को ब्रेक करके 2 Br या 2 Cl एंटी मैनर में जोड़ देते हैं। अरे बोलो। तो यानी कि पाई ब्रेक करना पड़ेगा, इसका मतलब A के अंदर पाई होना। तो अगले स्टेप को देख करके आइडिया लग रहा है कि अगले स्टेप को आइडिया देख करके आइडिया लग रहा है कि एलिमिनेशन करा लेना चाहिए। E2 रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रॉन्ग बेस में हम क्या लगा देंगे, E2 रिएक्शन। मैं नहीं बोल रहा टेम्परेचर नहीं दे रहा, एलिमिनेशन नहीं करा, मारूंगा खींच के। अगले स्टेप को देखिए, अगले स्टेप में Br2 का एडिशन करने के लिए बोल रहा है। Br2 का एडिशन कब होगा, जब पाई को तोड़ेंगे। अरे बोलो। तो पाई बनाना पड़ेगा ना पहले, तो एल्कीन बनानी पड़ेगी भाई पहले। अगले स्टेप को देखते हुए E2 रिएक्शन कराने की तैयारी है। E2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है, लिविंग ग्रुप के पास में अल्फा, नेक्स्ट बीटा। इन केस ऑफ E2 रिएक्शन बेस डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट H+ फ्रॉम बीटा पोजीशन। बेस आएगा, बीटा H को ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे डबल, वैलेंसी 5 हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 A बना। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। एक पाई को ब्रेक करेंगे और 2 Br एंटी मैनर में ऐड कर देंगे। अरे बोलो। फिर किससे करानी है, हैं? KCN के साथ, KCN के साथ फिर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पहले KCN के साथ कराने के लिए बोलिए भाई। 2 मॉलिक्यूल दिए गए हैं KCN, K+ CN-। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर देंगे। अरे बोलो 2 टाइम्स, क्यों भाई? तो आंसर बोलो, CH2 CN CH2 CN। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियल करते हैं तो अमाइड। इसका नाम क्या है, सक्सिनिक एसिड। कैसे याद करते हैं इनके नाम, अगर 2 COH आपको दे रखे हैं, ओम साई गणेशाय, 2 नाम दे रखे हों, 2 COH के बिटवीन, 2 COH के बिटवीन अगर 0 कार्बन आ जाता है तो क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। 2 COH के बीच में 1 कार्बन होगा तो मेलोनिक एसिड। 2 COH के बीच में 2 कार्बन होंगे तो सक्सेनिक एसिड। इनके बीच में 3 कार्बन होते तो ग्लूटारिक एसिड, और इनके बीच में 4 कार्बन होते तो एडिपिक एसिड। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक एसिड। 0 है तो इनके बीच में 0 कार्बन है, ऑक्जेलिक। 1 होता, बोलो मेलोनिक, 2 होता
सक्सेनिक, आपके यहाँ कितने हैं? 2, तो आंसर आ गया सक्सेनिक एसिड। कार्यक्रम समाप्त होता है।